हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज आपकी मीनू दी 10th क्लास के साइंस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट ज़रूर देंगे तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी जाते हैं तो जहाँ खतरे का निशान होता है वो लाल रंग से दिखाया जाता है। तो ये लाल रंग का क्यों होता है? लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, अर्थात सबसे कम झुकता है, इसलिए वह दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए खतरे का संकेत जो होता है लाल रंग का होता है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जब बिल्कुल आकाश साफ होता हो तो नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? हमें पता है कि वायुमंडल में वायु के कण और अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है? ये छोटा होता है। ये कण जो होते हैं कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होते हैं। लाल रंग के जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीला की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है तो वायु के कण जो सूक्ष्म कण होते हैं लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो इसलिए हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो नीले रंग का करता है और इसलिए हमें स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर जो जितनी ऊपर जाते हैं तो हवा का दबाव कम हो जाता है और उतनी ऊंचाई पर वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तो इसलिए ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को कैसे दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है, हमेशा बादल हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? बादल कैसे बने होते हैं? सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से बहुत अधिक होते हैं, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में प्रवर्तित या प्रकीर्ण हो जाता है। क्योंकि सफ़ेद प्रकाश के सभी कण परिवर्तित या प्रकीर्ण अधिकतम रूप से होते हैं, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। इसलिए हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं? सफ़ेद दिखाई देते हैं। इसके बाद हमेशा हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? देखो, जो तारे हैं वो हमें पृथ्वी के का अपेक्षाकृत जो है आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी जाते हैं तो जहाँ खतरे का निशान होता है वो लाल रंग से दिखाया जाता है। तो ये लाल रंग का क्यों होता है? लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, अर्थात सबसे कम झुकता है, इसलिए वह दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए खतरे का संकेत जो होता है लाल रंग का होता है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जब बिल्कुल आकाश साफ होता हो तो नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? हमें पता है कि वायुमंडल में वायु के कण और अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है? ये छोटा होता है। ये कण जो होते हैं कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होते हैं। लाल रंग के जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीला की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है तो वायु के कण जो सूक्ष्म कण होते हैं लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो इसलिए हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो नीले रंग का करता है और इसलिए हमें स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर जो जितनी ऊपर जाते हैं तो हवा का दबाव कम हो जाता है और उतनी ऊंचाई पर वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तो इसलिए ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को कैसे दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है, हमेशा बादल हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? बादल कैसे बने होते हैं? सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से बहुत अधिक होते हैं, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में प्रवर्तित या प्रकीर्ण हो जाता है। क्योंकि सफ़ेद प्रकाश के सभी कण परिवर्तित या प्रकीर्ण अधिकतम रूप से होते हैं, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। इसलिए हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं? सफ़ेद दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह हमें कभी भी टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, क्योंकि ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा
हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान कितना होगा? 0 होगा, जिसके कारण वह टिमटिमाते नहीं है। अर्थात जो ग्रह होते हैं, ग्रहों के पास होने के कारण उनकी जो आभासी स्थिति और वास्तविक स्थिति दोनों एक जैसी ही नजर आती है, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। वो जैसे हैं वह उसी तरह के दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा मुख्य ऊर्जा स्रोत नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती ज्वारीय ऊर्जा? तो इसका आंसर है कि समुद्र में बहुत ऐसे कम स्थान है जहां बांधों का निर्माण हो सके, पानी का चढ़ना और उतरना समुचित ऊंचाई से नहीं हो पाता, इसीलिए हम ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, OTEC क्या है? इसको संचालित करने से कौन 2 आवश्यक शर्तें हैं और OTEC की कार्यविधि को लिखिए। देखो, OTC ऐसी युक्ति है जो सागरीय तापीय ऊर्जा को सागरीय तापीय ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका क्या है, ताप के जल में अंतर कम से कम कितने डिग्री का होना चाहिए? जब भी हम इस युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और कि जल की गहराई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2000 मीटर होनी चाहिए, तभी हम OTCE का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, जैव गैस किसानों के लिए वरदान क्यों मानी जाती है? जैव गैस क्यों अच्छी मानी जाती है? कारण बताना है हमें। तो जैव गैस, एक तो जैव गैस स्वच्छ है, सुरक्षित ईंधन है, और जो जैव गैस से जो वेस्टेज बचता है वो उत्तम स्लरी और एक उत्तम खाद के रूप में किसान लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए जैव गैस को किसानों के लिए अच्छा वरदान माना जाता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान की विभिन्न विधियां बताएं। अपशिष्ट होते हैं जो हमारे सब चीज़ वेस्ट बचता है, उसको किस तरह से निपटाना चाहिए? तो अपशिष्ट निपटान की है, नंबर 1 सीवेज उपचार तंत्र लगाना चाहिए, नंबर 2 भराव क्षेत्र द्वारा कर सकते हैं, नंबर 3 पुनः चक्रण द्वारा, पुनः उपयोग द्वारा, और जैव मात्रा संयंत्र द्वारा भी हम अपशिष्ट निपटान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण किस प्रकार होता है? यानी आहार श्रृंखला क्या है और एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो जैव समूहों में ऊर्जा स्थानांतरण की श्रृंखला कैसी होती है? नंबर 1 ऊर्जा स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है, और नंबर 2 सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग हरे पौधे अवशोषित करते हैं, और ये 10% नियम पर आधारित है। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम का वर्णन कीजिए, और किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं? जूल का तापन नियम क्या है? किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग की क्या होती है? समानुपाती होती है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इसके कारक क्या है? किन कारकों पर निर्भर करते हैं? एक विद्युत धारा, और दूसरा हमारा है समय पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद है, किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम से जुड़े। तो बताओ अधिकतम प्रभावित प्रतिरोध क्या होगा, निरंतम कितना होगा? अधिकतम के लिए हम सबको प्लस कर लेंगे, 3 ओम जमा 2 ओम जमा 5 ओम, तो कितने हो गए हमारे? 10 ओम। और अगर निम्नतम प्रतिरोध निकालना है तो हम इसे दूसरी तरह से निकालेंगे, तो वो निम्नतम प्रतिरोध हमारा कितना निकलेगा? 30 ओम। कितना निकलेगा? 30 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो सबसे पहले खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से भूपर पट्टी में जो पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, लाभकारी तत्व होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। और इन्हीं खनिजों से हम जो धातुएं आसानी से निकाल लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भंजन और निस्तापन में अंतर क्या है और उदाहरण दीजिए। तो भंजन क्या है? अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म किया जाता तो क्या कहलाता? भंजन। और अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, हवा ना हो तब गर्म किया जाएगा, क्या कहलाएगा? निस्तापन। तो भंजन का उत्पादन है सल्फर अयस्क को भंजन करके ऑक्साइड अयस्क बनाए जाते हैं, और कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करके क्या निकाला जाता है? ऑक्साइड अयस्क बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्र धातु किसे कहते हैं? उस मिश्र धातु का नाम बताओ जो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बनती है, और इस मिश्र धातु का उपयोग भी होता है। सबसे पहला, मिश्र धातु किसे कहते हैं? उस धातु का नाम जो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बन रही है, और उस धातु के उपयोग भी बताने हैं। तो सबसे पहले मिश्र धातु का मतलब जैसे नाम से ही समझ होता है, 2 या 2 से अधिक धातुएं होती हैं अथवा धातुओं के समांगी मिश्रण से बनती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। और जो लोहा, निकेल और क्रोमियम से बनी है उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील, और इसका
प्रयोग किस लिए किया जाता है? बर्तन तथा उपकरण निर्माण करने के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। अब है लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई 2 उपाय बताओ। लोहे पे आपने देखा होगा हमेशा जंग लग जाते हैं, तो उस लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसकी धातु की सतह पर, लोहे की सतह पर क्या करना चाहिए? वार्निश या ग्रीस की पतली परत चढ़ाना चाहिए, पेंट करना चाहिए और यश लेपन द्वारा हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मैंडलिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में कोई 3 अंतर बताओ। कितने अंतर बताओ? 3 अंतर बताओ। तो मैंडलिक की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में 3 अंतर इस प्रकार हैं। मैंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। इसमें 8 समूह हैं मैंडलिक की आवर्त सारणी में, और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। तीसरा, मैंडलिक की आवर्त सारणी में 1 से 7 समूह हैं और उप समूहों में बांटा गया है। 1 से 7 समूह उप समूहों में बांटा गया है, और आधुनिक आवर्त सारणी में कोई भी उप समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व है ए जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, बताइए तत्व का नाम क्या है? तो देखो 16 को पहले कैसे लिखेंगे? पहले कितने KLM कोश होता है, तो पहले कोश में होता है 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 होता है। तो उस तत्व का नाम क्या हुआ? सल्फर। सल्फर का ही जो परमाणु संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है। उसके बाद है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है? परमाणु क्रमांक 16 है, इसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी? ठोस। कैसी अवस्था होगी? ठोस होगी। फिर है अगला, हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक, ये हाइड्रोजन के साथ कौन सा यौगिक बनाता है? हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है H2S। क्या बनाता है? H2S। अब इसका बताना है ये धातु है या अधातु। सल्फर धातु की कैटेगरी में आती है या अधातु की कैटेगरी में आती है? तो ये किस में आती है? अधातु। किस में आती है? अधातु में आती है। अगला है हमारा 5th, ऑक्साइड के सूत्र व प्रकृति बताइए। क्या बताइए? ऑक्साइड के सूत्र व प्रकृति। ऑक्साइड का सूत्र क्या है? प्रकृति अम्लीय है। और ऑक्साइड कैसे बनेगा? SO2। क्या बनेगा? SO2। ये थी मेरी आज की वीडियो।